ओके, तो नेक्स्ट जो है वो है निरूह बस्ती। ठीक है, तो निरूह बस्ती देखिए, इसमें जो है जो पहले से ही मार्क्ड हैं उनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उनको आप एटलीस्ट लिखते हुए चलें, क्योंकि जो पहले से ही हाईलाइट किए गए हैं वो बहुत ही मतलब मेन वर्ड्स हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए निरूह बस्ती, निरूह बस्ती में हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं, तो अभी हम निरुक्ति, परिभाषा और पर्याय। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है निरुक्ति। ठीक है, निरुक्ति में भी क्या है, तो देखिए निरुक्ति में बोले हैं सा दोष निर्हरणात्। ठीक है, इस वर्ड को देखिए और यहाँ पे क्या बोला गया है कि दोषों को शरीर से बाहर निकाल देने के कारण अथवा रोगों को हराने के कारण यहाँ पे निरोहणाद। ठीक है, तो ये जो वर्ड हैं इसी के दिए गए हैं, इसे ही निरूह बस्ती कहा जाता है। ठीक है, ऐसा इसकी निरुक्ति कहती है। ठीक है, उसके बाद है कि यह वय स्थापन अर्थात आयु स्थापन करने के कारण इसे स्थापन बस्ती भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है वय स्थापनात्, इसको आपको याद रखना है इस श्लोक को। ठीक है, आयु स्थापनात् व स्थापनात्, तो ये जो है स्थापनम या स्थापन बस्ती भी कही जाती है। उसके बाद है कि निरूह बस्ती जो होती है वो क्या क्या चीज़ों को, तो हमें ये सब चीज़ें याद होती हैं कि यह स्थापन करने का काम करती है, सुखायुष। ठीक है, लेकिन आपको मेनली याद रखना है कि ये युवा, बाल और वृद्ध सभी में हम यूज कर सकते हैं। निरुपद्रव और सर्व रोग नाशक दोष। ठीक है, ऐसा इसमें कहा गया है। शुक्र बलवर्धन जो इसमें मेन है उसको आपको याद रखना चाहिए। साथ में है संचित मलों का निर्हरण करती है। ठीक है, ये आपको याद करना चाहिए या याद रखना चाहिए। इसके बाद जो है हम इसके डेफिनेशन में आते हैं। तो देखिए निरूह बस्ती की जो परिभाषा, अब परिभाषा क्या कहती है कि इसमें जो है जो बस्ती दी जाती है उसका निर्माण किससे होता है, तो क्वाथ से होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अनुवासन निरूह या जो हमारी अनुवासन बस्ती होती है उसमें हम स्नेह का यूज करते हैं, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और उसके बाद है कि निरूह बस्ती का ही अन्य नाम क्या है, स्थापन बस्ती है। ठीक है, तो ये हमें पता है। उसके बाद ये पर्याय बताते हैं, तो पर्याय में जो है सुश्रुत ने कहा है कि विकल्पों मधु तैलिक, मतलब एक विकल्प से बताया है कि निरूह का एक विकल्प क्या है, मधु तैलिक बस्ती। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया है कि पर्याय क्या क्या है, तो यापनों मतलब यापन। ठीक है, यापन बस्ती। दूसरा है युक्त रथ बस्ती, और तीसरा है सिद्ध बस्ती। तो यहाँ पे सिद्ध बस्ती। इस प्रकार इन्होंने 3 पर्याय बताए हैं। किसने बताए हैं, तो सुश्रुत ने बताए हैं। लेकिन चरक ने जो बताया है, चरक ने बताया है कि यापनश्चा बस्त्याः सर्वकाले देया। इनका कहना है कि जो यापन बस्ती है उसको सभी काल में दी जा सकती है। ठीक है, और यह आयु को बढ़ाती है। ये किसने बताया है, ये चरक के अनुसार। ठीक है, उसके बाद है कि इन्होंने युक्त रथ कहा था। ठीक है, तो युक्त रथ का मीनिंग क्या हो गया, तो युक्त रथ का मीनिंग यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे युक्त रथ का जो मीनिंग है वो है कि अगर रथ में बैठकर या घोड़े या गाड़ी या किसी में भी बैठकर जो बस्ती दी जाती है उसको युक्त रथ कहते हैं। मतलब इसके नाम से ही है युक्त रथ, रथ में बैठकर या घोड़ा या हाथी या किसी में भी सवारी करते हुए जो बस्ती दी जाए और उसे हम युक्त रथ बस्ती कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है सिद्ध बस्ती। सिद्ध बस्ती किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बल को उत्पन्न करती है, ठीक है, उसे वर्ण प्रसादन करती है और सैकड़ों रोगों को मिटाती है, उसे हम सिद्ध बस्ती कहते हैं। उसके बाद है इसके कार्मुकता, मतलब एक्शन, मोड ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग क्या क्या भेद होते हैं। तो देखिए भेद इसमें 12 भेद होते हैं। ठीक है, 12 भेद हैं इसमें। ठीक है, तो 12 भेद में जो सब में कुछ कुछ वर्डिंग्स हैं जिसको आपको याद रखना है। जैसे कि जो शोधन बस्ती है, ठीक है, उसमें क्या देखना है कि शोधन में दोष और मलों का शोधन होता है। ठीक है, इसमें मृदु और तीक्ष्ण भेद से 2 प्रकार के होते हैं। कौन, शोधन बस्ती। फिर है लेखन बस्ती, स्क्रैपिंग, जो कि मेद को कम करती है। ठीक है, यह शरीर को कृश बनाती है। उत्क्लेशन बस्ती, जिसको कि चिपके हुए दोष और मलों को हटाकर या द्रवीभूत करके बाहर निकालती है। फिर है समन बस्ती, ये क्या करती है, कुपित दोषों का समन करती है। बृहण बस्ती, धातुओं को बढ़ाकर शरीर को पुष्ट करती है। रसायन बस्ती, बलवर्ण, आयुवर्धक एवं रोगवर्धक है। वाजीकरण बस्ती, जो कि वीर्य को बढ़ाकर पौरुष शक्ति प्रदान करती है। कर्षण बस्ती, जो कि स्थौल्य या मेद को दूर करती है। स्नेह बस्ती, जो कि शरीर का स्नेह करती है।
जैसा नाम है इसका वैसा ही काम है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चक्षुष, चक्षुष से नेत्र के लिए हितकारक है। संग्राही, जो संग्राहक करे। वर्ण प्रसादन, जो वर्ण प्रसादन करे उसे वर्ण प्रसादन। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि जो नाम है उसी से रिलेटेड इसका काम है, ठीक है। ये जो 12 प्रकार के हमने कर्ममुक्ता या मोड ऑफ एक्शन के भेद में पढ़ा। उसके बाद आचार्य सुश्रुत जो हैं वो कर्ममुक्ता के आधार पर 4 भेद बताते हैं। कौन कौन से? तो शोधन बस्ती, स्नेहन बस्ती, लेखन बस्ती और बृहण बस्ती। लेकिन आचार्य वाग्भट जो हैं वो 3 ही बताते हैं, ठीक है। उन्होंने बताया है उत्क्लेशन बस्ती, दोषहर बस्ती और समन बस्ती। इस प्रकार उन्होंने सिर्फ 3 ही बताया है। अब देखिए इनका जो वर्गीकृत किया गया है उसको हम कैसे इसमें एक चार्ट के माध्यम से पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो बस्ती अधिष्ठान भेद से, ठीक है, 4 प्रकार की होती है। वो 4 प्रकार की कौन कौन सी है? तो पक्वाशयगत है, मूत्राशयगत है, गर्भाशयगत है और व्रणगत है। लेकिन अब उनके अंदर भी कुछ भेद हैं। तो ये द्रव्य भेद से, जैसे कि निरूह और अन्वासन, ठीक है। फिर मूत्राशयगत में भी उत्तर बस्ती जो कि निरूह और अन्वासन, यहाँ पे भी उत्तर बस्ती गर्भाशयगत जो कि निरूह और अन्वासन। लेकिन व्रणग्रत जो होती है वो शोधन और रोपण होती वही है, क्योंकि कषाय प्रधान कौन होता है? निरूह होता है, ठीक है। और अनुवासन जो है वो स्नेह प्रधान है। तो है वही, लेकिन यहाँ पे बोलने का एक वो अलग है कि यहाँ शोधन और रोपण की तरह 2 होते हैं। उसके बाद यहाँ पे अनुवासन बस्ती को 3 भागों में बांटा है, स्नेह, अनुवासन और मात्रा बस्ती, ठीक है। इसके बाद कर्म भेद से 12 प्रकार के होते हैं। वो 12 प्रकार अभी हमने पढ़े। कौन कौन से होते हैं? तो शोधन, लेखन, उत्क्लेशन, समन, बृहण, कर्षण, रसायन, वाजीकरण, स्नेहन, चक्षुष, संग्राही, वर्ण प्रसादन। इस प्रकार जो है ये 12 प्रकार के होते हैं। अब ये जो शोधन है, शोधन में हम मृदु और तीक्ष्ण 2 प्रकार से बस्ती करते हैं। समन में हम वात, पित्त, कफ और शूल के प्रकार से करते हैं। वाजीकरण में जिसकी क्षीण इंद्रिय हैं उनको अलग, और व्यापन, योनि, पथ्यतम ये अलग, ठीक है। तो ये आपको 2 याद रखनी है। उसके बाद जो निरूह बस्ती के लिए एक विकल्प बताया गया था वो होता है मधुतैलिक बस्ती, जिसमें कि यापन, सिद्ध और भुक्तश्च ये जो है इनको दिया जाता है, ठीक है। फिर जो बस्ती है उसकी भी यहाँ पे एक 2 भागों में इसे बांटा गया है कि जो हमें संख्या भेद से, तो संख्या भेद से हमें कर्म, काल और योग याद है, जो कि कर्म होता है 30, काल होते हैं 16, योग होते हैं 8। उसके बाद यहाँ पे है अनुषंगिक भेद से। इसमें जो दे रखा है कि यापन बस्ती, सिद्ध बस्ती, प्रसत यौगिक बस्ती, द्वादरा, प्रसितिकी, पादहीन, तीक्ष्ण, मृदु, पिच्छा और रक्त, इस प्रकार जो है इसको बांटा गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि निरूह बस्ती के प्रकार व योग अयोग, ठीक है। तो इसमें देखिए जो यापन बस्ती है, अब हमने जितनी भी बस्तियां पढ़ी उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यापन बस्ती है वो क्या करती है? तो देखिए वो बल, वर्ण, आयु और यहाँ पे निरापाद कहने का मतलब है कि उपद्रव रहित, ठीक है। और यहाँ पे क्वाथ, दूध, गुड़, घृत ये सब इनमें प्रयोग किया जाता है। किसमें? यापन बस्ती में, ठीक है। क्योंकि ये क्या करती है? मांस और शुक्रवर्धक होती है, ठीक है। उसके बाद है कि ये जो होती है ये परिहार काल, अगर बस्ती का परिहार काल चल रहा है, ठीक है, और उसमें अगर मैथुन आदि अपथ्य विहार करने से उत्पन्न व्यापद अगर हो गए हैं तो चिकित्सा के लिए यह निर्देश किया जाता है। साथ में जो सिद्ध बस्ती है वो किसके लिए है? तो विशेष रोगों को दूर करती है। कुछ विशेष रोग हैं, विशिष्ट रोग हैं, उनको ही दूर करने का काम सिद्ध बस्ती करती है, क्योंकि उसमें हम स्पेसिफिक ड्रग का यूज करते हैं। फिर उसके बाद है प्रसक्त यौगिक बस्ती, जिसमें कि प्रसक्त मतलब 8 तोला, ठीक है, ये प्रमाण है, 8 तोला बस्ती दी जाती है, ठीक है। द्वादश प्रसितिक बस्ती, इसमें भी जैसे कि 8 तोला, तो यहाँ पे द्वादश तो 12 प्रसिद्ध, ठीक है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे मधुतैलिक बस्ती लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है पादहीन, अगर पूरा एक इंसान को दे रहे हैं तो वो पाद के साथ, लेकिन अगर किसी के पाद नहीं है, पाद कहने का मतलब पैर नहीं है, तो फिर उसे कैसे दी जाएगी? तो देखिए, तो उसमें क्या करते हैं हम, उसमें द्वादश प्रसितिक बस्ती से 1/4 मतलब कि 9 प्रसिद्ध, मतलब वहाँ पे तो हम 12 प्रसिद्ध दे रहे थे, तो 12 का 1/4 कितना हो जाएगा? 12 का 1/4 हो जाएगा 9 प्रसिद्ध, ठीक है। तो आपको 12 का 1/4 लेना है, जो कि 9 प्रसिद्ध हो जाएगा, ठीक है।
तो 12 का 1/4 आप लेते हैं तो 9% होता है। ओके, उसके बाद है हमारा कि तीक्ष्ण जो बस्ती है हमारी उसमें हमें क्या है, तो तीक्ष्ण नाम से हमें पता चलता है कि क्षार, मूत्र, लवण, उष्ण ये सब जो है तीक्ष्ण द्रव्य हैं, तो उससे जो बस्ती दी जाएगी वो तीक्ष्ण बस्ती। उसी प्रकार मृदु बस्ती कौन सी होगी, जो मधुर स्कंदों से वो है, ठीक है, उसको हम कहेंगे। फिर उसके बाद है कि मधुर स्कंद में भी जो कि दूध घृत है या मृदु द्रव्य है, ठीक है, और ये किसको दी जा सकती है, तो बाल को दी जा सकती है, बालकों को, वृद्ध को और सुकुमारों को दी जाती है। पिच्छा बस्ती को ही संग्राही बस्ती भी कहते हैं, ठीक है, संग्राही बस्ती होती है, संग्राहित करती है। इसका प्रयोग रक्तस्राव के अवरोध के लिए, जैसे कि अर्श में, अतिसार आदि में प्रयोग करते हैं, ठीक है। यह पृच्छल द्रव्य से निर्मित होती है, तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद जो रक्त बस्ती होती है उसमें रक्त क्षय होने से पशुओं के जो रक्त होता है उसकी बस्ती दी जाती है, ठीक है। इसमें पशुओं के रक्त का यूज़ होता है, तो ये आपको याद रखना कि रक्त बस्ती में किसी भी मनुष्य के नहीं यूज़ होता है, पशुओं का रक्त प्रयोग में लेते हैं, ठीक। उसके बाद है दोष अनुसार निरूह बस्ती प्रयोग संख्या, ठीक है। तो देखिए जैसे वात होता है तो वात में सिर्फ एक हम निरूह बस्ती देते हैं, और वो भी स्निग्ध उष्ण। क्यों? क्योंकि ये तो वातजन्य है, तो वातजन्य में हमें स्निग्ध और उष्ण देना है। जो पित्तजन्य है उसमें हम 2 निरूह बस्ती देते हैं, और जो कफजन्य है उसमें हम 3 निरूह बस्ती देते हैं। तो जो पित्तजन्य है उसमें मधुर, शीतवीर और क्षीर सिद्ध इस प्रकार की बस्ती दी जाती है, जबकि इसमें कटु, उष्ण, वीर द्रव्यों की बस्ती दी जाती है, ठीक है। उसके बाद है कि इसके अयोग्य रोगी और रोग कौन कौन से होते हैं। तो देखिए ऐसे बहुत सारे योग और अयोग्य, लेकिन उसमें से आपको कुछ को याद रखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमें किसे नहीं देना है, क्योंकि हम जो अभी पढ़ने वाले हैं वो है अयोग्य रोग और रोगी के लिए, ठीक है, किसे नहीं देना है। तो उत्कृष्ट दोष जिसके हो गए हों वहाँ पे भी हमें नहीं यूज़ करना है, ये आपको याद करना चाहिए, ठीक है, जिसके उत्कृष्ट हो चुके हैं दोष, ठीक है। साथ में है कि जिसे विसूचिका हो उसे नहीं देना चाहिए, बद्ध गुदोदर उसमें नहीं देना चाहिए, और एक प्रमेह या मधुमेह है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसे बता रहे हैं, ठीक है। और बाकी आप याद कर सकते हैं, जैसे कि आपको इसमें सभी चीज़ें मिलती जुलती ही मिलेंगी, जैसे कि अति दुर्बल, ठीक है, अतिकृश, ठीक है, श्वास प्रसक्त, ठीक है, कफ प्रसक्त, आम दोष, आम अतिसार, ठीक है, भुक्त, छिद्रोदर, सूतिका, ये सब जो हैं आपको मिलते हुए वर्ड मिलेंगे। इसके बाद है कि अगर मान लीजिए ये जो रोग हैं उसको अगर दे देते हैं हम उन रोगियों को जिनको ये रोग है, उनको अगर हम दे देते हैं तो उससे होगा क्या। तो देखिए अगर अजीर्ण के रोगी को देते हैं जिसका स्नेहन किया है, ठीक है, और उसने स्नेह भी पिया है, तो उसमें क्या होगा कि बस्ती देने के बाद उसे दूषियोदर हो जाएगा, ठीक है, साथ में मूर्छा और सोत रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो ये सब जो है हमें उपद्रव के रूप में उसमें मिलते हैं। अगर यान क्लांत जो सवारी कर थक चुका हो उसे बस्ती देते हैं तो शरीर सूख जाता है उसका, ठीक है। तो ये सब जो है ये उपद्रव के रूप में सामने आता है। साथ में अगर कोई अत्यंत दुर्बल है या क्षुधार्थ है या तृष्णार्थ है, ठीक है, क्षुधार्थ है या तृष्णार्थ है या फिर श्रम से थका हुआ है, तो बस्ती कर्म से उत्पन्न क्षोभ सहन करने की क्षमता नहीं होने पाने कारण उसका जो प्राण है वो अवरोध हो जाएगा, मतलब प्राणोघात हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर है कि अगर मान लीजिए वमन विरेचन कराया गया हो और उसका शरीर रुक्षता उत्पन्न होती हो, इस अवस्था में अगर बस्ती दी जाए तो छत से छार के समान दाह उत्पन्न होता है या जलन करती है, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, विभ्रंश और सोतो अवरोध होता है, ठीक है। साथ में जो क्रुद्ध है या भयभीत हैं उन्हें दी जाए तो निरूह कोष्ठ में अधिक ऊपर तक पहुंच जाता है, ठीक है, जो निरूह बस्ती है तो कोष्ठ में अधिक ऊपर तक पहुंच जाता है। अगर कोई मद और मूर्छित है तो उसे दी जाए तो उसका संज्ञा नाश कर हृदय का उपघात करता है। तो इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे कि छर्दी है, निष्ठीविका है, श्वास है, कास है, इनमें जो है वायु का जो है ऊर्ध्वभूत होकर बस्ती को ऊपर ले जाती है, ठीक है। तो इसमें से आप 2 से 3 या 4 आप याद कर सकते हैं, जो कि आपको पेपर लिखने में अच्छा वो हो सकता है, एक रिप्रेजेंटेशन करने में। और आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो उसमें इन पॉइंट्स को ज़रूर नोट करें। साथ में है कि बद्ध गुदोदर हो गया, छिद्रोदर हो गया, दकोदर हो गया,
या आधमान हो गया, उसमें अगर दी गई हुई बस्ती तो तीव्र आधमान करती है। ठीक है, इसके बाद है कि इन्हीं को अगर अस्थापन बस्ती के अब योग्य रोगी और रोग कौन कौन से हैं, तो देखिए उसमें भी आपको 2-4 नाम याद रखने चाहिए। जैसे कि इसमें जो हमें जो अच्छे हैं, जैसे कि प्लीहा रोग। ठीक है, प्लीहा रोग में हमें यूज करना है। हृदय रोग, उसमें हमें यूज करना है। विषम अग्नि, उसमें यूज करना है। दंत सूल। तो ये जो 4 नाम हैं, ये थोड़े से टिपिकल नाम हैं, इनको आपको अच्छे से याद करना चाहिए क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। और भी हैं जो कि सेम आपको मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे उंगली के सूल, बाहु शूल, योनि शूल। ठीक है, जहाँ पे भी सूल है उसमें आप देखेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं वात का संबंध है, और वात के संबंध में हमें सबसे पहले किस चीज़ को देना चाहिए, तो वो है हमारा बस्ती। ठीक है, उसके बाद है कि वह अनुसार निरूह बस्ती की मात्रा कितनी देनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई 1 वर्ष का है, ठीक है, 1 वर्ष का अगर बालक है तो उसे हमें अर्ध प्रसूति की मात्रा देनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रति वर्ष 12 वर्ष तक, 1 वर्ष का है तो हमें आधा प्रसूति देने हैं, लेकिन 12 वर्ष तक हर 1 वर्ष में हमें आधा प्रसूति बढ़ाना है, मतलब 12 वर्ष में उसकी 6 प्रसूति हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए हमें एक प्रसूति बढ़ाना है। ठीक है, तो उससे जो हो गई 18 वर्ष तक उसकी 12 प्रसूति मात्रा हो जाएगी, और 12 से 70 के लिए फिर हमें उसे 12 प्रसूति की ही मात्रा देनी है। तो देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए कि 1 से लेके जो 12 वर्ष तक का है, 1 से लेके जो 12 वर्ष तक का है, उसमें हमें हाफ प्रसूति हर वर्ष ऐड करना है। ठीक है, कैसे, और इस प्रसूति की जो एक अलग, ये इसे हम तोला भी कहते हैं, तो 4 तोला बराबर आधा प्रसूति होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि एक वर्ष में अगर आधा प्रसूति है तो हमें 12 वर्ष तक प्लस हाफ उसमें ऐड करते जाना है, तो 2 प्रसूति में 1 प्रसूति हो जाएगा। ठीक है, उस प्रकार यहाँ पे 8 तोला हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारा कि इतना होने के बाद देखिए फिर 13 से लेकर के 18 वर्ष तक। ठीक है, 18 वर्ष तक हमें क्या करना है, या इसे भी आप ऐड करेंगे, तो 13 से लेकर के 18 वर्ष तक यहाँ पे प्लस 1, मतलब 1 कहने का मतलब है कि 1 प्रसूति आपको लेना है। 13 वर्ष में 7 है तो 14 वर्ष में 8 प्रसूति हो जाएगा, 15 वर्ष में 9, इस प्रकार 18 वर्ष तक चलता है। 18 वर्ष के बाद 19 से 70 तक यह 12 प्रसूति की मात्रा रहती है। ठीक है, 18 से लेकर 70 तक 12 प्रसूति की मात्रा रहती है, और 70 के ऊपर जाने से यह 10 प्रसूति की मात्रा हो जाती है, जो कि होती है 80 तोला। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हैं और इसमें बना सकते हैं। लेकिन देखिए जो परम प्रमाण बताया गया है वो होता है 12 प्रसूति। ठीक है, जिसका मतलब है 96 तोला, मतलब ये वाली जो बात कही गई है कि 12 प्रसूति 96 तोला, इसको परम प्रमाण बताया गया है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद है कि सुश्रुत ने अस्थापन बस्ती का प्रमाण जो है वो अलग अलग उसमें बताया है। कैसे बताया है, तो हीन, मध्यम और उत्तम प्रमाण के लिए बताया है। देखिए, तो हीन के लिए उन्होंने कहा है कि 2 प्रसूति दीजिए, मध्यम के लिए 4 प्रसूति और उत्तम के लिए 8 प्रसूति दीजिए। ठीक है, और उन्होंने बताया कि जो परम प्रमाण है वो 12 प्रसूति ही इन्होंने भी कहा है। ठीक है, इसके बाद है कि सारंगधर और भाव प्रकाश ने भी, इसको आप याद रख भी सकते हैं या नहीं भी, पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट वो है कि उत्तम मात्रा कितनी होती है, तो 1/4। ठीक है, 1/4 प्रस्थ जो कि 80 तोला होता है। मध्यम मात्रा कितनी होती है, तो 1 प्रस्थ जो कि 64 तोला, और जो हीन मात्रा है वो 3 कुड़ावया की 48 तोला। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है इसमें द्रव्य कौन कौन से यूज होते हैं, तो द्रव्य में देखिए इसमें स्थावर भी होते हैं, वानस्पतिक द्रव्य भी होते हैं, जांगम भी होती है, क्षीर भी होता है, मांस रस भी होता है, मूत्र आदि द्रव्य भी होते हैं, क्षार भी होते हैं, लवण आदि भी होते हैं। तो ये सब जो है हमें मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें से कुछ कुछ जो दिए गए हैं उनको हम बात करते हैं, जैसे कि अस्थापनो उपयोगी फल प्रधान द्रव्य। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको जो हम कल्प स्थान में पढ़ते हैं उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि दमार्गव, मदन फल, इक्ष्वाकु, जिमूता, कृतवेदन। तो यहाँ से आप 2-4 नाम याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अष्टमूत्र, अष्टक्षीर। तो आपको पता है कि भेड़, तो जो भी अष्टमूत्र में लिखे गए हैं वही अष्टक्षीर में भी लिखे गए हैं।
ठीक है, तो आपको ये याद होता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि यहाँ पे खर का मूत्र है, यहाँ पे नारी का दुग्ध है। ठीक है, स्त्री दुग्ध, तो इसको आपको याद रखना चाहिए, बाकी पूरा जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, उसके बाद है कि पंचलवण स्थापना उपयोगी पंचलवण, तो ये आपको याद होता है कि सौवर्चुअल, सैंधव, विड, औद्भिद और समुद्र लवण। ठीक है, इसके बाद है कि अस्थापनोपक द्रव्य कौन कौन से होते हैं, तो देखिए इसमें द्रव्य में क्या क्या दिया है, तो त्रिवृत, बिल्व, पिपली, कुष्ठ, सरसव, वचा, वत्सक फल, शतपुष्पा, इस प्रकार जो है, और मधुक और मदन फल, ये जो हैं ये 10 मानी बताए गए हैं स्थापनोपक के द्रव्य हैं। ठीक है, इसके बाद है कि 6 स्थापनोपक स्कंद बताए गए हैं। तो देखिए स्कंद में कौन सा किसके लिए यूज होता है, वो है जैसे कि मधुर स्कंद है तो वो वात और पित्त के लिए यूज होता है, जबकि अम्ल स्कंद सिर्फ वात के लिए, लवण स्कंद सिर्फ वात के लिए, कटु स्कंद सिर्फ कफ के लिए, तिक्त स्कंद पित्त और कफ के लिए, और कसाय स्कंद पित्त और, तो इसको जब आप ऐसे लिख लेंगे तो वो आपको ज़्यादा आसानी पड़ेगा कि आप वात पित्त कफ करके लिख लें कि वात पित्त और कफ, और उसके बाद जो है इन 6 रसों को लिख लें कि 6 रस किस में दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको ये ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि ये जो है ये वही दिया हुआ है जो हमने वहाँ पे अपने चार्ट में प्रिपेयर कर लिया था कि वात और पित्त रोगों के लिए मधुर स्कंद, अम्ल और लवण के लिए वात, और कटु रस के लिए कफज, उसके बाद तिक्त और कसाय रस के लिए कफज और पित्तज रोग। ठीक है, इसके बाद है हमारा कि जो द्रव्य है उसमें स्नेह की कितनी मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वात प्रधान, ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग है, तो ये वात प्रधान दोषों में 1/4 स्नेह है। ठीक है, लेकिन ये स्नेह किसका 1/4 होना चाहिए, तो वो होता है क्वाथ का चतुर्थांश लेना है। ठीक है, स्नेह में क्वाथ का चतुर्थांश लेना है। ठीक है, जिसको कि द्वादश अगर उसमें प्रस्ति में कहा जाए तो ये 24 तोला होता है। ठीक है, पित्त में कितना लेना है, तो 1/6 स्नेह, लेकिन ये किसका, ये लेना है हमें क्वाथ का। ये आपको याद रखना है कि क्वाथ से 1/6 स्नेहांश लेना है। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको कहते हैं 16 तोला। ठीक है, कफ प्रधान में 1/8 जो कि होता है 12 तोला। ठीक है, और स्वस्थ पुरुष में 1/5 जो कि होता है 18 तोला। ठीक है, ये जो है ये पूरा सुश्रुत के अनुसार है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद जो है चरक ने बताया, चरक ने क्या बताया है, तो देखिए चरक ने बताया है कि क्वाथ में, स्नेह में, मधु में, कल्क में और प्रक्षेप में। तो इसमें आपको मेनली ये जो 4 हैं इनको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ये जो 4 दिए हैं इसको आपको मेनली याद रखना चाहिए, प्रक्षेप उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्वाथ और स्नेह तो आपको याद ही होना चाहिए, मधु और कल्क याद हो ना हो, लेकिन क्वाथ और स्नेह आपको याद होना चाहिए कि इसमें 5%, 5%, 5% तीनों में ही दिया जाता है, जबकि यहाँ पे 3%, 2% और 1.5% ये दिया जाता है। यहाँ पे भी सेम है कि 1.5%, 2% और 3%, उल्टा है उसका। ठीक है, उसके बाद जो कल्क है हमारा वो सभी में 1% है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद है कि मेथड प्रिपरेशन ऑफ निरूह बस्ती, जो निरूह बस्ती है उसके लिए क्या क्या हमें प्रिपरेशन करना चाहिए, तो निरूह बस्ती का निर्माण विधि। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले निरूह बस्ती को बनाने के लिए हमें कैसे कैसे निरूह बस्ती को करना चाहिए, तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हमें मधु और सैंधव लवण लेना है, उसको अच्छी तरह घोट लें। उसके बाद क्या करना है, उसका जो मिश्रण बना है उसमें हमें अब स्नेह डालना है जो कि है घृत और तेल, उसको मिलाएं और फिर घोटते रहें। ठीक है, उसके बाद क्या मिश्रित करना है, अच्छी तरह जब ये घोट लें तो फिर उसके बाद मिश्रित जब ये सब हो जाए तो उसके बाद आप कल्क को पुनः उसमें मिलाएं। ठीक है, और घोटें। ठीक, और लास्ट में जब ये सब ऐसा हो जाए तो उसके बाद आपको अच्छी तरह, अगर ये मिश्रित हो जाता है तो अंत में आपको क्वाथ मिला करके उसको अच्छी तरह मथना है। ठीक है, ये करने से आपका जो निरूह बस्ती का जो द्रव्य है, औषध है, वो प्रिपेयर हो जाएगा। अगर हमें कल्क नहीं मिलता है तो हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, तो अजवाइन है, मदन फल है, बिल्व है, वचा है। अगर कहीं पे कल्क का उल्लेख ना मिले तो ठीक है, पिपली, मधु, सैंधव, ये सब चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए उसकी विधि में कैसे बताया गया है, तो सबसे पहले देखिए मधु जो है उसको, मधु को सैंधव के साथ ये दोनों को पहले घोल लें, उसके बाद स्नेह डालें उसमें, उसके बाद आप उसमें कल्क डालें और लास्ट में आप उसमें क्वाथ डालें। और इन जैसे कि ये दोनों को आपने मिक्स किया, प्लस किया, तो आपको अच्छी तरह उसको मिलाना है
उसके बाद स्नेह को किया तो स्नेह के साथ मिलाना है, फिर कल को किया तो कल के साथ, और फिर क्वाथ को किया तो क्वाथ के साथ। ये आपको याद रखना है कि मधु और सैंधव के बाद स्नेह मिलाना है, स्नेह के बाद कल्क और कल के बाद क्वाथ। ठीक है, इसके बाद जो है, इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे कैसे मिलता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये मधु है, तो मधु को लेते हैं सर्वप्रथम, उसके बाद ये सैंधव लवण है जो कि मिला रहे हैं, फिर दोनों को अच्छी तरह मिलाते हैं, मिक्स करते हैं। ठीक है, मिक्स करने के बाद तेल और घृत मतलब स्नेह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्नेह का प्रयोग करने के बाद अगर वह अच्छी तरह वह हो जाए, अच्छी तरह मिश्रित हो जाए, तो उसके बाद हम उसमें कल्क मिलाते हैं। कल्क जो होता है वो आर्द्र भी हो सकता है और शुष्क भी हो जाए। अगर वह शुष्क है तो उसमें हम जल मिला करके उसे आर्द्र करेंगे। ठीक है, और फिर कल्क को उसमें डालेंगे और कल्क को फिर मिश्रित करेंगे, मतलब मिक्स करेंगे अच्छे से। उसके बाद हम लास्ट में क्या डालेंगे, क्वाथ डालेंगे। क्वाथ को डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, तब जाके यह बन जाएगा। तो ये 4 चरणों में होता है। प्रथम चरण में मधु और सैंधव, द्वितीय चरण में स्नेह, तृतीय चरण में कल्क और चतुर्थ चरण में क्वाथ। ये आपको याद करना है अच्छे से। उसके बाद है कि सभी प्रकार के जो बस्ती होते हैं वो गर्म करने का एक विशिष्ट विधि बताया गया कि इसको डायरेक्टली गर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली सीधे अग्नि पर गर्म नहीं किया जाता है। तो हम कैसे करेंगे, तो एक पात्र लीजिए, ठीक है, और उसमें ये छोटा पात्र, ये मान लीजिए एक कोई बड़ा पात्र है, ठीक है, उसमें जो है एक छोटा पात्र है, इसमें आप जल भर दीजिए पूरी तरीके से। जल भरने के बाद इसको आप उष्ण जल से भरिए, मतलब गर्म जल से, ठीक है, उष्ण जल से, और फिर जो है उसमें औसत डाल के आप उसको ऊपर रख दीजिए जो छोटा पात्र है, तो वो अपने आप गर्म हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए बताया, ना कि डायरेक्ट हीट देने के लिए। फिर जो है आतुर, जो है आतुर कहने का मतलब है कि जो रोगी है उसकी डाइट क्या होनी चाहिए। तो भोजन जो है निरूह बस्ती से पूर्व खाली पेट रिक्त कोष्ठ होने पर दी जाती है। ठीक है, तो इसमें आपको लिखा हुआ है कि पूर्व में खाली पेट रिक्त कोष्ठ होने पर दी जाती है। ठीक है, तो खाली पेट देना चाहिए, किसमें, निरूह बस्ती में। अनुवासन बस्ती में हम खिला के देते हैं। उसके बाद है बस्ती की विधि क्या है, निरूह बस्ती की। ठीक है, तो ये जो है ये हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में।